गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। राधा मेमोरियल एजुकेशनल सेवा संस्थान में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पावर सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं। तो पावर सिस्टम में हम लोग कल स्टडी कर रहे थे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सप्लाई सिस्टम। और सप्लाई सिस्टम हमारे पास दो तरीके का मिला था। एक हमारे पास था HVDC और दूसरा हमारे पास HVAC था। HVDC के 3 कैटेगरीज थे, उसकी स्टडी किया था। HVAC के हमारे पास 7 कैटेगरीज थे, उसकी स्टडी किया था। फिर हम लोगों ने देखा था कि इन दोनों में से किसको प्रेफर करना है, कि विच वन इज़ द गिवन द प्रेफरेंस फॉर द सप्लाई सिस्टम। तो उस जगह पे जब हम इसकी स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हमें 3 कंसिडरेशन लेने पड़ते हैं किसी भी सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए, कि वो HVDC होगा कि HVAC होगा। उसके लिए हमारे पास सबसे पहला था इकोनॉमिक था, उसकी स्टडी हम कर रहे थे। दूसरा हमारे पास टेक्निकल परफॉर्मेंस है और तीसरा हमारे पास रिलायबिलिटी है। ठीक है, तो तीन हम लोगों को, वीडियो नहीं आ रहा, और हाँ, सभी को इंजीनियर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, एक लड़का लिखा है वीडियो नहीं आ रहा है सर, थोड़ा वीडियो आना शुरू हो गया सबको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग इकोनॉमिक का डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग टेक्निकल का डिस्कस करेंगे एंड लास्ट वन इज हम रिलायबिलिटी का डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहला आते हैं हम लोग इकोनॉमिक देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो देखो यहीं पे है, थोड़ा सा यहीं पे लिख देते हैं। ये आपके पास था 2 कंडक्टर विथ 1 कंडक्टर अर्थ, और यहाँ पे आपने कहा था 0.25 के, केवल इतने ही आयतन ऑफ द कंडक्टर का रिक्वायरमेंट था इन कंपैरिजन टू द DC 2 कंडक्टर विथ 1 कंडक्टर अर्थ। ठीक है, 1/4 था, और यहाँ पे ये था। ध्यान से देखिएगा, आपको पता है यहाँ पे दिखेगा इकोनॉमी, देख रहा हूँ मैं। तो इकोनॉमी देखो, सबसे पहला यही आएगा कि हियर आपका मैक्सिमम 2 कंडक्टर ज़रूरत होगी या 2 कंडक्टर रिक्वायर्ड। ध्यान से देखिएगा, बट हेयर देखिए यहाँ पे 3 कंडक्टर लिखा हुआ है, 3 कंडक्टर की ज़रूरत होगी और 3 कंडक्टर की ज़रूरत होगी फॉर द सेम पावर। देखो जो ये हम कंसिडरेशन 3 पॉइंट्स ले रहे हैं, ये सेम पावर सेम साइज ऑफ द कंडक्टर के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 2 कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी, जबकि यहाँ 3 कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो ऑब्वियसली है यहाँ पे कंडक्टर का कॉस्ट ज़्यादा आएगा, जबकि यहाँ कंडक्टर का दाम कम आएगा। 10 मिनट इकोनॉमिक पॉइंट्स यहाँ मिला। दूसरा आपको ये पता है कि दिस वन बेसिकली, अभी देखो आगे मिलता जाएगा, ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए, कि ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई बहुत ज़्यादा हो या सबमरीन के लिए यूज करते हैं केबल के फॉर्म में। ओके, या इंटरकनेक्शन ऑफ 2 असिंक्रोनस AC ट्रांसमिशन लाइन, कि 2 ट्रांसमिशन लाइन है जो असिंक्रोनस है। दरअसल उसके वोल्टेज अलग अलग है या फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। अगर सिंक्रोनस होता तो वोल्टेज फ्रीक्वेंसी सेम होता, असिंक्रोनस लिखा जा रहा है। दरअसल एक 50 पे दूसरा 60 पे है। इन दोनों को जोड़ने के लिए, इंटरकनेक्शन करने के लिए वहां जरूरत पड़ रही है, या सबमरीन केबल्स डालना है। पहले ओवरहेड था, जैसे हमने इंडिया और श्रीलंका को जोड़ा है और समुद्र से लेके गए हम लोग केबल के द्वारा। ठीक है, तो वहां पे हम HVDC यूज कर रहे हैं। उसके लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन 800 किलोमीटर 700 किलोमीटर की लेंथ की वो लाइनें हैं, वहां पे हम बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक सबसे पहला खर्चा जो आता है कन्वर्टर कास्ट। तो कन्वर्टर कास्ट दैट्स मीन यहाँ पे आपका फिल्टर होगा, कन्वर्टर ट्रांसफार्मर होगा। तो कन्वर्टर ट्रांसफार्मर का डिजाइन दिस वन थोड़ा टिपिकल होता है देन द ऑर्डिनरी आपका पावर ट्रांसफार्मर से। यहाँ पे आपको पता है कि हार्मोनिक्स बहुत ज़्यादा होंगे, DC आपका सिग्नल सुपर इम्पोज होगा AC पे, रिपल्स होते हैं। तो यहाँ का ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन थोड़ा सा टिपिकल होगा। उसके बाद आपको पता है कन्वर्टर एंड इन्वर्टर होंगे। देन स्मूथिंग सर्किट भी होगा, क्योंकि
डीसी में जब बदलोगे थोड़ा बहुत रिपल आएगा तो उसको स्मूथ करना है, तो स्मूथिंग सर्किट्स भी आएंगे। तो ये सब जो खर्चे होते हैं दिस वन इज बहुत हाई अमाउंट के होते हैं, और इसको मैं दिखा रहा हूं कितना कितना प्रतिशत फिल्टर में होगा, कितना प्रतिशत वो फिल्टर में आएगा, कितना प्रतिशत कन्वर्टर में आएगा, कितना कहां पे आएगा। लेटस हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने। एक्सक्यूज मी, दिखाओ थोड़ा पीडीएफ आगे से, आगे 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 नहीं, ये नहीं, नेक्स्ट 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 और हाँ बस ये तो देखिएगा, आपको दिखाया जा रहा कि देखिए, आपको वो अपने स्लाइड पे देखिएगा, देखिए दिख रहा होगा कि जो टोटल कास्ट आ रहा है, जो टोटल कॉस्ट ट्रांसमिशन लाइन का यहाँ पे है एचवीडीसी में, दिस वन इज अ थारिस्टर का जो वॉल्व है, दिस वन इज अ कवर द 20%, दिस वन कवर द 20% ऑफ द कॉस्ट। सिविल वर्क दैट्स मीन इज द इरेक्शन ऑफ द टावर्स अलॉन्ग विद द सबस्टेशन जहाँ बनेगा वहाँ पे 14% कवर। एसी फिल्टर 10% टोटल कॉस्ट का कवर करता है। कंट्रोल सर्किट्स जो होंगे 7%, अदर इक्विपमेंट 10%, एंड इरेक्शन एंड कमीशनिंग 8%, इंजीनियरिंग वर्क जो डिजाइन होगा 10%, फ्रेट इंश्योरेंस 5%, एंड ट्रांसफॉर्मर अकेले जो कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर है दिस वन इज 16%। तो दिस वन इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द एचवीडीसी आता है कि एचवीडीसी का जो टोटल कॉस्ट आएगा ये लगभग परसेंटेज है कितना कितना उस पे खर्चे आने हैं, ठीक है। बट यहां पे अगर हम एचवीएसी की बात करते हैं, तो यहां पे आपको पता है यहां पे सिंपल पावर ट्रांसफॉर्मर होगा, उसके अलावा स्विच गियर इक्विपमेंट, सर्किट ब्रेकर होंगे, सीटीज होंगे, टीटीज होंगे, आइसोलेटर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद टावर्स होगा। तो यहां पे जो खर्चा है वो कम आएगा। लेकिन जब लेंथ 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर का है तो जब हम कंपेयर करेंगे, सबसे पहला ये जो आपका कन्वर्टर सब स्टेशन जहां बन रहा है उसका कॉस्ट, उसके बाद हम ट्रांसमिशन लाइन का कॉस्ट दोनों को ऐड करेंगे, और यहां पे भी वही काम करेंगे कि जो कन्वर्टर कॉस्ट है, कन्वर्टर यहां यूज नहीं होना, यहां पे हम बोलेंगे सब स्टेशन का जो कॉस्ट है, या जिसको टर्मिनल सब स्टेशन बोले जाते हैं, वहां भी टर्मिनल सब स्टेशन बोले जाएंगे, प्लस ट्रांसमिशन लाइन का कॉस्ट जो बनाया जाता है, इन दोनों का एक ग्राफ खींचा जाता है। और ग्राफ खींचा जाता है तो जहां पे ग्राफ कट करता है, जहां पे ग्राफ की कटिंग होगी, ध्यान से देखिएगा, आपको सब दिखना शुरू हो जाएगा, एक एक की एनालिसिस मिल रही होगी आपको। तो इसका भी ग्राफ आपके पास है, उसको भी मैं आपको दिखा रहा हूं। नेक्स्ट एक ग्राफ है, और ऊपर और ऊपर हाँ ऊपर और बस इसी को ओपन करो तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा। This one is the cost of the converter substation in HVDC, but this one is the cost of the terminal substation, and this one is the length of the transmission line. Okay, तो अगर जहां पे ये दोनों जिसमें कॉस्ट है करोड़ में आएगा, जहां पे ये दोनों ग्राफ, ये देखो आपका HVDC का है और इसमें HVAC का है, जहां पे ये कट करते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, इसका मतलब ये हुआ HVDC और HVAC का कंपेयर किया जाता है, जहां पे इन दोनों के पॉइंट्स कट हो जाते हैं। इसके इधर अगर हमें लाइन बनानी है, लाइन दैट्स मीन ये 200 किलोमीटर है, ये 300 किलोमीटर है, दिस वन इज 400 किलोमीटर है, ये 500 किलोमीटर है, ये 600 किलोमीटर है, ऐसे 700 किलोमीटर है। तो दिखाई दे रहा होगा अभी आपको, ऐसे ही नॉर्मल अगर हम बात करें तो 400 किलोमीटर के नीचे जो लाइन बन रही है, देखो वहां पे आपका AC वाला
इकोनॉमी देगा, जबकि डीसी वाला वहां पे उसका एक्सपेंडिचर इकोनॉमी नहीं देगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा मिल रहा। तो देयरफॉर इसके नीचे जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसके नीचे अगर हमें लाइन बनानी होती है तो वहां पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं HVAC, लेकिन उसके ऊपर अगर हमें ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन करना हो तो उस जगहों पे हम लोग फिर यूज करते हैं HVDC। इसके साथ साथ लॉस को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं, बहुत जगहों पे लॉस भी इंक्लूड होता है कि दैट्स मीन ये कॉस्ट ऑफ द कन्वर्टर हो गया, उसके बाद कॉस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन हो गया, देन लॉस, ये सब भी लेके चलता है कि लाइफ कितनी है। जैसे हमने बोला कि ये 35 साल की ट्रांसमिशन लाइन की लाइफ है, 35 ईयर्स, तो 35 ईयर्स में कितना लॉस हो रहा उसको भी इंक्लूड करते हैं। उसके अकॉर्डिंग भी ये ग्राफ खींचा जाता है कि एनर्जी यील्ड जो आपको दिखाई दिया होगा अभी, देखो ये इसमें देखो आपको दिखाई दे रहा हो नीचे वाला जो ग्राफ है, देखो AC टर्मिनल कॉस्ट बताया जा रहा है, कॉस्ट ऑफ द टर्मिनल सब स्टेशन ये है, और उससे ज्यादा देखो DC टर्मिनल कॉस्ट है, ये है कन्वर्टर सब स्टेशन HVDC का। देन उसके बाद लाइन का कॉस्ट देखो आ रहा, लाइन कॉस्ट आ रहा, दिस वन इज HVDC का अलग है एंड HVAC का अलग है। उसके बाद लॉसेस, ये लाइफ का कि इतने साल इसकी उम्र है तो कितनी लाइफ होगी। जैसे HVDC का बोला गया 45 साल है और HVAC का बोला गया 35 साल है, तो उतने साल में कितना लॉस हो रहा, क्योंकि लॉस दैट्स मीन द कॉस्ट। लॉस मतलब क्या, एनर्जी लॉस हो रहा, एनर्जी लॉस हो रहा, दैट्स मीन आपका रेवेन्यू नहीं हो रहा, दैट्स मीन ये दाम उसके ऊपर सुपर इम्पोज किया जाएगा कि दिस वन इज द कॉस्ट ऑफ द लाइन। ओके, कोई कंफ्यूजन हो तो जल्दी से बताइएगा, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो क्या पूछा जा रहा। पंकज दिनकर दोनों जगह पढ़िए, दो ही जगह तो है आपका, पढ़ते रहिए, कहाँ मना किया जा रहा। सिंहस्थाना सर आज बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ा रहे हैं, थैंक यू थैंक यू। इंटरेस्टिंग तो वो तो चला ही जा रहा। हाँ, जो ये रॉ टेक्निकल क्लासेस, ये जो ग्राफ रहा है ये इंक्लूड करता, मैं अभी बताया आपको कि कॉस्ट, इन सब का कॉस्ट लेना पड़ेगा, फिल्टर या ये तो उसके अलावा एक बार चार्ट बना था, अभी बार चार्ट दिखाया कि कितना स्मूथिंग सर्किट में खर्च होना, कितना कन्वर्टर में, इन्वर्टर में खर्च होना। कन्वर्टर इन्वर्टर मतलब कौन, वॉल्व, थारिस्टर का वॉल्व जो है, सबसे पहले आपका मरकरी यूज किया जा रहा था, लेकिन मरकरी आज नहीं यूज होता। 1970 में मरकरी यूज किया गया था। 1970 से इंडिया में HVDC का सिस्टम आना शुरू हुआ है, तब से काम चालू है, लेकिन 1990 के बाद आप देखिएगा थारिस्टर वॉल्व यूज हो रहा। आज इसका रिलायबिलिटी बढ़ेगा। अभी लास्ट वाला जो रिलायबिलिटी पैटर्न है उसमें देखोगे आप कि थारिस्टर वॉल्व यूज करने से आज उसकी रिलायबिलिटी अच्छी मिल रही है। ठीक है, थारिस्टर वॉल्व यहाँ यूज होता है, थारिस्टर वॉल्व। तो देखो एक दो चीजें हम आपको और दिखा रहे हैं कि अब इसको मैं प्रूव करके दिखाने चल रहा हूं कि इकोनॉमी मिलेगा अगर आप HVDC यूज कर रहे हो। तो सबसे पहला देखो हम कंपेयर करना चल रहे हैं। ठीक है, कंपेयर करना चल रहे हैं कि व्हाट विल बी द मोनोपोलर सिस्टम और सिंगल फेज का AC सिस्टम में कौन इकोनॉमी देगा। दैट्स मीन कितना कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर मोनोपोलर में लग रहा और कितना कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर आपका लग रहा किसमें, दिस वन इज द सिंगल फेज AC सिस्टम। ठीक है, तो चलते हैं। और पावर की भी स्टडी करेंगे, इंसुलेशन लेवल की भी स्टडी करेंगे, सब कुछ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं कंपैरिजन ऑफ मोनोपोलर सिस्टम एंड सिंगल फेज AC सिस्टम ऑफ सेम कंडक्टर साइज, कि कंडक्टर का साइज सेम है। ठीक है, और उसका हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं कि इसका पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी कितना होगा, उसका कितना होगा। सर आप कहाँ पढ़ा रहे हैं मैथ्स, वो पुराना था वो। ठीक है, चले
तो कल वाला देखो फिर से अब कंपेयर देखना, इसको बहुत ध्यान देना, ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आता है। अब आप पावर ग्रिड इन सब की एग्जाम दोगे तो ये सब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो कल का ही आपका स्टडी करना है। मोनोपोलर दैट्स मीन ये आपका सिस्टम है HVDC वाला, ठीक है। ये आपका ट्रांसमिशन लाइन था, यहाँ पे आपका लोड है, तो फेज एंड न्यूट्रल के बीच का मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ कितना है, Vm है। करंट यहाँ से पास हो रही है। दूसरा आपके पास AC वाला है, ये देखो AC जनरेट हो गया, अल्टरनेटर का सिंबल बना दिया मैंने, ध्यान से देखते रहिएगा। और ये सिस्टम है, कंडक्टर का साइज सेम है, बहुत ध्यान समझिए, कंडक्टर साइज सेम है। और यहाँ भी फेज टू न्यूट्रल के बीच का मैक्सिमम वोल्टेज Vm है, लेट मान लीजिए, ठीक है। आओ यहाँ पे ध्यान देखिएगा, यहाँ से जो पावर डिलीवर्ड होना है PDC इज गिवन बाय द Vm एंड दिस वन इज ID DC। कोई दिक्कत हो तुरंत बताइएगा। नाउ मान लिया यहाँ पे जो लोड है, बहुत केयर करिएगा, सिंपल सा बेसिक का आपका फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ लोड है और लोड का पावर फैक्टर मान लिया cos phi L है, दिखाई दे रहा है ये इस तो cos phi L है, ठीक है। वो ध्यान देखिएगा। तो PAC इज गिवन बाय द कितना होगा, दिस वन इज VRMS I, कंडक्टर साइज सेम है, तो फेज VP या VP यहाँ भी लिख दे रहे हैं, VP IP cos phi L। किसी कंफ्यूजन हो तुरंत पूछो। कोई दिक्कत है किसी को? नाउ आइए इधर ध्यान रखिएगा, हमें देखना है कि व्हाट इज द पावर रेटिंग्स ऑफ द DC एंड AC हैविंग सेम कंडक्टर साइज। दैट्स मीन जितना मोटा कंडक्टर यहां लगा था उतना मोटा कंडक्टर यहां लगा है, ये DC है। और यहां भी वही माना है कि जो आपका फेस टू अर्थ के बीच का मैक्सिमम वोल्टेज, देखो ये दोनों चीज फेस टू अर्थ या न्यूट्रल जो मैक्स वोल्टेज है वो हमने Vm माना है, और कंडक्टर का साइज सेम है दोनों में। लेकिन एक हम HVDC मोनोपोलर की बात कर रहे हैं और दूसरा हम बात कर रहे हैं सिंगल फेज AC सिस्टम जो आपके घर में आता है, ठीक है। तो देखिए पावर कैपेबिलिटी कितना है, ध्यान से देखते रहिएगा। जिसमें PDC अपान DC का पावर, दिस वन इज PAC AC का पावर, इसका रेशियो इज गिवन बाय द Vm ID अपान VP IP cos phi L। कोई दिक्कत हो तुरंत पूछिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तुरंत पूछ लीजिएगा, ठीक है। नाउ ध्यान देखिएगा, VP यहां पे AC है, RMS यूज होगा, और दिस वन इज गिवन बाय द Vm अपॉन √2, ठीक है। तो नाउ दिस कैन बी रिटन एज Vm ID अपॉन, ध्यान से देखिएगा, दिस वन इज VP एंड VP इज गिवन बाय Vm अपॉन √2, दिस वन इज सेम कंडक्टर साइज है, तो IP इज गिवन बाय द ID, जो DC में जाएगा वही AC में जाएगा, ठीक है। दिस वन cos phi L, और ये हो गया आपका ID cos phi L, Vm से कैंसिल, ID से कैंसिल, तो हो जाएगा PDC अपॉन PAC इज गिवन बाय द √2 अपॉन cos phi L, यही होगा। अब देखो ध्यान से इधर, लेट मान लिया, दो अगर यूनिटी PF है, ध्यान से देखना, अब यही समझ में आएगा। अगर यूनिटी PF है देन PDC is given by the √2 times of the PAC। That's mean जो आपका DC होगा, ध्यान से देखो यहाँ कितना गजब का रहा है, ऑब्जेक्टिव में पूछे गए। तो अगर आपका मोनोपोलर है, तो मोनोपोलर दैट्स मीन एक कंडक्टर से ले जा रहे हो, ये कंडक्टर आपको जरूरत भी नहीं है, इसको आप हटा भी सकते हो, यहाँ भी अर्थ कर दो और यहाँ भी अर्थ कर दो, ये अर्थ से या रेलवे के ट्रैक से काम बन जाएगा, रेलवे के ट्रैक से भी काम बन जाएगा, ठीक है। या पानी वाला है, सबमरीन है, तो पानी से काम बन जाएगा, ओके। कोई दिक्कत हो तुरंत पूछिएगा। तो देखो PDC इज गिवन बाय द √2 ऑफ द PAC, इसका मतलब ये हो गया कि मोनोपोलर का जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी √2 टाइम्स AC के सापेक्ष ज्यादा होगा। अगर पावर फैक्टर कितना लिया, cos phi L यूनिटी लिया, लेकिन अगर हम cos phi को ध्यान से देखिएगा 0.945 मान लिया, 99 नहीं 0.945 मान लिया, तो PDC अगेन अपॉन PAC इज गिवन बाय द √2 अपॉन 0.945, और 0.945 दैट्स मीन दिस वन इज गिवन बाय द
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा। 1.414 डिवाइड बाई 0.945 दैट्स मीन लगभग 1.5। दैट्स मीन कभी कोई आपसे पूछे कि अगर फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज मोनोपोलर और एसी में सेम है, बहुत ध्यान समझिएगा, फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज दोनों का सेम है, सेम वोल्टेज है, सेम कंडक्टर का साइज है। एक बार हमने HVDC से उसको ट्रांसफर करना चाहा, फिर उसको HVAC से ट्रांसफर करना चाहा, तो व्हाट इज द रेशियोज ऑफ द पावर, तो आप कहिएगा कि जो मोनोपोलर होगा उसकी पावर ट्रांसफर क्वालिटी लगभग 1.5 गुना ज्यादा होगी देन द AC के। कोई कंफ्यूजन हो तो जल्दी से बताइए। शिव कुमार वर्मा सर, करंट तो लोड डिपेंडेंट होता है, फिर हाई वोल्टेज लो करंट ट्रांसमिशन का क्या सिग्निफिकेंट है? भैया लोड क्या बात करते हो, अभी ट्रांसमिशन लाइन एंड ट्रांसफार्मर इज अ कपलर। शिव कुमार वर्मा, ट्रांसमिशन लाइन एंड ट्रांसफार्मर इज अ कपलर, वो तो कपल कर रहा ना, सेम पावर जो जनरेट हुआ है, ठीक है, कहाँ पे, जनरेटिंग स्टेशन पे, और जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है उस पावर को जो डिमांड किया उसको कपलर बेल्ट है। जैसे इंजन यहाँ लगा है, ठीक है, और वहाँ पे काम करना है, मशीन वहाँ चलनी है, तो बेल्ट से आप क्या करते हो, यहाँ के पावर को वहाँ कपल करते हो, और आपको स्पीड कम ज़्यादा करना हो तो चेन सिस्टम यूज़ करते हो। तो ट्रांसमिशन लाइन एंड ट्रांसफार्मर दोनों कपलर है। आप अभी ट्रांसमिशन लाइन पढ़ रहे हो ना कि लोड के एंड का पढ़ रहे हो, तो भैया पावर आप चाहे जितना मांग रहे हो, आपने पावर जो डिमांड किया 230 वोल्ट 415 वोल्ट पे किया, लेकिन हमने उसको 400 केवी 765 केवी में कर दिया, तो जो आप डिमांड करोगे उसका क्या होगा, करंट जो मान रहे हो उसका उसी के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में कम हो जाएगा ना। और हम एक कंज्यूमर को नहीं देखते, हम एक लोड मतलब ग्रिड को देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा 5 ग्रिड है, तो उस ग्रिड के हम लोड को देखते हैं। जैसे यूपी में सबसे बिगेस्ट लोड आज तक का रिकॉर्ड टूट गया, 12 तारीख को सबसे ज़्यादा डिमांड रहा और 24,000 मेगावाट का। कभी कोई सोच नहीं सकता था कि 24,000 मेगावाट आएगा, और मैं बता रहा हूँ 24,000 मेगावाट का डिमांड आया है, कोई दिक्कत नहीं हुई, यूपी में कोई हंटिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, और हम लोगों ने बहुत अच्छे से उसको मैनेज किया कि कहीं कोई प्रॉब्लम तक नहीं आई। 24,000 मेगावाट सोचा नहीं था किसी ने कि 24,000 मेगावाट का डिमांड आ जाएगा, 12 तारीख को शाम को आया, ठीक है। तो ये था, कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है? शिव कुमार वर्मा आपका क्लियर हो गया? जल्दी से रिस्पॉन्स दीजिए, रिस्पॉन्स करिए जल्दी से। नाउ ये सिंगल फेज का था, ओके। देखो ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ये अलग से मैं बता रहा हूं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत जगहों में पूछे गए हैं। लड़के कंफ्यूज रहते हैं, रटना नहीं है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करे रहिए, तो आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन रटोगे तो ज़्यादा दिन वो याद नहीं रहेगा, ठीक है, याद नहीं रहेगा। और याद करना है कोई चीज़ तो कॉन्सेप्ट याद करिए। दूसरा देखो हम लोग आते हैं, एक होता है बाईपोलर। बाईपोलर का बोला जाता है, यहाँ नाम बहुत चलता है हमारे यहाँ AC में, जैसे HVDC में बाईपोलर है, तो AC में बोला जाता है 3 फेज 3 वायर। तो चलो बाईपोलर का कंपेरिजन करते हैं, कंपेरिजन ऑफ बाईपोलर। अभी देखो बाईपोलर और ये सब अभी आपको उसको भी पढ़ाना है, बाईपोलर एंड 3 फेज 3 कंडक्टर AC ट्रांसमिशन सिस्टम। हम ट्रांसमिशन पढ़ रहे हैं, अभी लोड नहीं पढ़ रहे हैं। मिस्टर क्या नाम था, मिस्टर हट गया, शिव कुमार वर्मा, ओके। पंकज दिनकर, संविदा की तैयारी करते रहो भाई। सचिन यार पॉजिटिव तो सोचो, कभी तो पॉजिटिव सोचा करो, क्यों इतनी जल्दी आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो ना। एक्सेप्ट बड़ी जल्दी किसी चीज़ को नहीं की जाती जब तक तो प्रूव्ड आपको एकदम ना मिल जाए। जैसे आप कोई न्यूमेरिकल करते थे, नीचे लिखते थे आप कि इति सिद्धम या प्रूव्ड कर दिया, तो यार अभी प्रूव्ड हो ही नहीं पाया, तो क्यों आप अभी से इतना किसी दूसरे के अंदर में निगेटिविटी डाल लो। हम लोग भी अगर यही सोच के रहते हैं, अब हम लोग के ज़माने में एक बार 2001 में वैकेंसी आती थी, तो फिर 2005 में आता था, 2005 में आ गया, 2007 में आता था, 2007 2009 में क्लियर होता था, तो इतना निगेटिविटी रहता, हम लोग पढ़ते ही नहीं ना। और हमसे सीनियर 2001 से पहले की बात करोगे, 1991 के बाद वैकेंसी ही नहीं आई थी, ठीक है। तो क्या वो इंजीनियर नहीं बने हैं?
क्या उन्होंने पढ़ाई नहीं की है? कहीं ना कहीं सब सेटल है ना, आपके अगल बगल में मैक्सिमम सेटल है, तो आप भी हो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना ही करना है। आपने अगर नॉलेज ले लिया है तो नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है, ठीक है। नॉलेज आपको इंसान बनाएगा, किसी न कहीं बनना है, लेकिन नेगेटिविटी ना फैलाओ, ठीक है। पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद जो करना है करो। तो हमारे पास बाइपोलर सिस्टम है, उसके साथ साथ हमारे पास एसी सिस्टम, इसका कंपेयर करना है। तो बाइपोलर यही था आपके पास जो हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। इसको हमने बाइपोलर का मिड पॉइंट अर्थ किया था, याद है सबको, और ये हमारा लोड था। देखो इसका कंपैरिजन करना हमें, ओके, इसका कंपैरिजन करना है। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, फिर से वही हम मान रहे हैं कि VM है फेस टू अर्थ के बीच में, कल भी माना था, ये लोड है, ठीक है। अब दो AC वाला ये आपके पास आएगा, AC सिस्टम ये है आपके पास, 3 फेज का अल्टरनेटर होता है, ठीक। अब यहाँ से ट्रांसमिशन लाइनें निकल के आती हैं और आपके मोहल्ले का जो लोड होता है, ट्रांसमिशन लाइन में लोड कौन होता है? ट्रांसफार्मर, याद रखिएगा। यहाँ पे तो अल्टरनेटर हो गया और जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है वहाँ ट्रांसमिशन लाइन हो गया, लेकिन इसका जो लोड होता है एक्चुअल में वो ट्रांसफार्मर होता है। लेकिन अब किताबों में हम लोग भी जब पढ़ाते हैं तो लोड ही बोलते हैं, जबकि लोड एक्चुअल में कौन होगा? ट्रांसफार्मर होगा। ये लोड है आपका, ठीक है। तो यहाँ भी ये न्यूट्रल पॉइंट है, तो इनके बीच का जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो भी हमने कितना माना? VM माना, ठीक है। कोई दिक्कत हो तुरंत बताइएगा। अब देखो यहाँ पे आपका जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी होगा, पावर ट्रांसफर बाइपोलर है, ठीक है। इधर से भी जाना, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर होगा PDC, ध्यान से देखिएगा, 2VM इंटू ID, 2 गुना होगा। बाइपोलर का पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी मोनोपोलर से 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स हो गया। कोई दिक्कत हो तो तुम बताइएगा। नाउ व्हाट इज द PAC? AC का आपने पढ़ा 3 फेज का है, तो आपने पढ़ा होगा 3VP/IP cos phi, याद होगा सबको। AC है तो उसका पावर फैक्टर लेना पड़ेगा, और हमने पावर फैक्टर एंगल मान लिया है, या पावर फैक्टर मान लिया cos phi L। तो फेज करंट, फेज वोल्टेज एंड 3VP, 3 गुना पावर। कोई दिक्कत हो तुरंत बताइएगा, कोई कंफ्यूजन हो तुरंत पूछ लीजिएगा। किसी की दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? अब देखो यहाँ पे जो VP होगा ये फेज है, ये RMS होगा, दिस वन √2 ऑफ द VM, अरे सॉरी, VM इक्वल टू √2 ऑफ द VP, ठीक। कि जो RMS वोल्टेज होता है वो मैक्स वोल्टेज का अपान √2 होगा, ठीक है। आ गया आंसर आपका। अब देखो यहाँ पे PDC अपान PAC, कि DC से कितना पावर जाएगा और AC से कितना जाएगा, इनका हम रेशियो निकालना चाह रहे हैं, जैसे हमने मोनोपोलर और सिंगल फेज का निकाला, ठीक है। अब देखो आपको समझ में आ गया होगा एक पहला वाला, कि अगर आपको सिंगल फेज का HVDC बनाना है तो वो ज़्यादा सही है, सिंगल फेज का HVAC बनाना है उससे अच्छा है कि आप मोनोपोलर बना लो, क्योंकि पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी लगभग 1.5 गुना बढ़ जाएगा। तो इसीलिए उसको बनाया जाता है, बहुत जगहों पे है, वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा लिस्ट कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। तो PDC अपान PAC हो गया। नेक्स्ट, तो PDC का मान यहाँ से 2VM इंटू ID, एंड यहाँ पे PAC 3VP/IP cos phi L हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत हो तुरंत बताइए। नेक्स्ट 2VM इंटू ID अपान हो जाएगा ये 3VP का मान वहाँ से रख दीजिए, VM अपान √2 एंड दिस वन इज ID के बराबर हो जाएगा, दिस वन इज cos phi L, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 अपान 3 cos phi L। किसी को कन्फ्यूज़न हो तुरंत बताइएगा, किसी को डाउट हो तो तुरंत बताइए।
नाउ दिस कैन बी रिटन एज, तो cos फाइल फिर से अगर हमने मान लिया कि वही है जो इसके पहले माना था, ध्यान से देखिएगा। अगर हमने कहा cos यूनिटी पी एफ है, ध्यान से देखिएगा, अगर यूनिटी पी एफ है तब पी डी सी इज गिवन बाय द 2√2/3 पी ए सी, इसका मान कितना होगा इसको निकालना पड़ेगा, ये सब याद रखिएगा। तो नाउ 2 multiplied 1.414 डिवाइड बाई 3, दैट्स मीन इज द पी डी सी इज गिवन बाय द 0.942 ऑफ द पी ए सी। ध्यान से देखिए ये हो जाएगा। लेकिन अगर हमने कहा कि पावर फैक्टर जब यूनिटी है तब, लेकिन अगर हमने कहा पावर फैक्टर यूनिटी हो ही नहीं सकता, cos 5 को हमने मान लिया वही वाला 9.945, तो व्हाट इज द पी डी सी इज गिवन बाय द 2√2/3 मल्टीप्लाइड बाय द 0.945 एंड दिस वन पी ए सी। तो ध्यान से देखिएगा हाउ मच इज द वैल्यू, डिवाइड बाई 3 फिर अगेन डिवाइड बाई 0.945, दैट्स मीन इज द पी डी सी इज इक्वल टू द पी ए सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये ध्यान से देखना। अगर कोई पूछे, कोई अगर आपसे पूछ लिया फिर से, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर किसी ने पूछ लिया कि बाइपोलर है और 3 फेज का 3 कंडक्टर मेथड है, ठीक है, यहाँ भी जो लाइव कंडक्टर है और अर्थ के बीच का वोल्टेज Vm है, वहाँ भी वही है, तो याद रखिएगा दोनों में पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी सेम होगी, याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें। कोई दिक्कत है किसी को? फिर आगे बढ़े हम, किसी को दिक्कत हो तुरंत बताइए। बताओ भाई, आगे बढ़ जाऊं? कुछ पूछना है? कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, केवल 1-2 बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और सब लोग सुन नहीं रहे हैं क्या? रिस्पॉन्ड करिए भाई। कुशाग्र वर्मा कॉन्टिन्यू, कहीं कंफ्यूजन नहीं है? ओके चल, नाउ अब दो कंपेरिजन फिर से कर रहे हैं आप। बाइपोलर एंड 3 फेज 3 वायर कंडक्टर एसी जो ट्रांजिशन सिस्टम है फॉर सेम इंसुलेशन लेवल, इंसुलेशन लेवल सेम है, ध्यान समझिएगा, इंसुलेशन लेवल सेम है, ध्यान से। यही फिर से मैं बना रहा हूँ, इसको अभी इरेज कर दिया था, आप लोग भी बनाते रहिएगा, ये आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, लेकिन इसका आप लोग केवल रट लेते हो, इसको हम प्रूव करके दिखा रहे हैं, ठीक है। दिस वन इज अ Vm होगा, Vm होगा। अब देखो सेम पावर डिलीवर करना है, बहुत समझिएगा, सेम पावर डिलीवर करना है, ठीक है, और सेम लॉस है फॉर सेम पावर ट्रांसमिटेड एंड सेम पावर लॉस, समझिएगा। अब देखो यहां से अभी आपको निकाल के मैं दिखाता हूं कि कितना इंसुलेशन पे यहां खर्चा आएगा और कितना इंसुलेशन यहां पे खर्चा आएगा, ठीक है। इंसुलेशन हमने सेम दिया है कि यहां भी फेस टू न्यूट्रल दिया है, यहां भी फेस टू न्यूट्रल या अर्थ दिया है, ठीक है ना। और सेम पावर यहां से भी जो पावर डिलीवर किया जा रहा है ये ट्रांसमिशन लाइन में, वही पावर यहां से भी डिलीवर किया जा रहा है। जितना लॉस यहां पे हो रहा है W, उतने लॉस यहां पे हो रहा है, जो इसके पहले हमने बोला था। ओके, शिवम अस्थाना, इंसुलेशन का वोल्टेज ओवरहेड है, तो ओवरहेड में जो इंसुलेशन का वोल्टेज होता है फेस टू न्यूट्रल होता है। बार बताया था, अभी कल बताया, केबल में फेस टू कंडक्टर के बीच का इंसुलेशन होता है, जबकि ओवरहेड में कहाँ पे होगा, फेस टू
न्यूट्रल के बीच का। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके चलो, तो देखो यहाँ पे हमें देखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो डीसी होता है या मैक्स होता है, क्योंकि डीसी में मैक्स इज इक्वल टू द आरएमएस इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस। कोई दिक्कत है किसी को? बट वहाँ पे जो इंसुलेशन होता है वो कौन होगा? मैक्स का होगा, लेकिन वहाँ पे जो यूटिलाइज वोल्टेज होता है वो आरएमएस होता है। तो देखो इधर बहुत ध्यान से देखिएगा, डीसी इंसुलेशन लेवल, देखो कितना गजब है, डीसी इंसुलेशन लेवल अपॉन एसी इंसुलेशन लेवल। ध्यान से देखते रहिएगा, इंसुलेशन किसका दिया था? मैक्स वैल्यू का या पीक वैल्यू का, पीक फैक्टर में हमने पढ़ाया है। ठीक है, तो डीसी का इंसुलेशन लेवल देखो ध्यान से, वी डीसी अपॉन एसी का इंसुलेशन दैट्स मीन इज वी मैक्स का होगा यहाँ पे। ठीक है, और वी डीसी दैट्स मीन इज वही वीएम होगा। क्लियर है ना? क्लियर है? क्लियर ना हो तुरंत पूछिएगा, या यहाँ पे डीसी बना के रख दें, यहाँ पे डीसी होगा, जबकि यहाँ पे हो जाएगा √2 वी पर फेज वोल्टेज, ये आरएमएस है। ठीक है, तो देखो जब तक आपको वीडीसी और वीपी का रिलेशनशिप नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं बता सकते हो कि डीसी का इंसुलेशन लेवल एसी के सापेक्ष कितना होगा। ये तब हम बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, ये बात तब हो रही है जब इससे बाइपोलर सिस्टम से एंड 3 फेज 3 वायर सिस्टम जो आप दिखाई देता है, इन दोनों में सेम पावर डिलीवर करना है और सेम पावर लॉस हो रहा है। इंसुलेशन लेवल देखना चाह रहे हैं, इंसुलेशन लेवल कितना खर्चा आएगा, कितना खर्चा है। इंसुलेशन कैसे पता करते हैं? वो डिस्क जो लगता है, टावर में डिस्क नहीं लगता, वो बताएगा कि कहाँ डिस्क ज़्यादा लगना है। इंसुलेशन लेवल सेम है, इंसुलेशन लेवल से मतलब यहाँ भी हम मैक्स का दे रहे हैं, वहाँ भी मैक्स का दे रहे हैं, लेकिन डिस्क कितना लगना चाहिए यहाँ पे और वहाँ पे कितना लगना चाहिए। जो ये टावर बनते हैं वहाँ देखिए, आपने पता नहीं कुछ लड़के होंगे जो ये सब एनालिसिस कर लेते होंगे, डिस्क कैसे, डिस्क यहाँ से देखो पता चल रहा कि जो ये टावर का क्रॉस आर्म में यहाँ से कितने डिस्क लगने हैं, कि अगर ये HVDC लेके जा रहा है, ठीक है, या अगर यही HVAC हो गया, जैसे इधर HVAC, इधर AC लिख दिया, इधर HVDC लिख दिया, तो अगर ऐसे जा रहा तो देखो दोनों में नंबर ऑफ डिस्क सेम नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं ये आपको यहाँ से मैं बताने चल रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो देखो आपने कहा कि सेम पावर लॉस है और सेम पावर डिलीवर्ड करना है। ठीक है, तो इधर देखिए सेम पावर, यहाँ पे डीसी का पावर हो जाएगा, अभी इसको निकालना हमें, इसका रेशियो देखो निकालने चल रहे हैं, तो डीसी का हो जाएगा 2 VDIP इज इक्वल टू द 3 VP ID, यहाँ भी कर दे रहे हैं, डीसी का है ID cos phi L। कोई दिक्कत है किसी को? और हमने कह दिया, मान लिया कि यूनिटी पीएफ का है तो इसको लिख सकते हैं 3 VP IP, ये AC है और ये वाला DC है। ठीक है, यूनिटी पीएफ मान लिया, लेट यूनिटी पीएफ। कोई दिक्कत हो तुरंत बताइएगा। ना नेक्स्ट, अब देखो दूसरा ये भी कर रहे हैं कि ये पावर का आ गया, लॉसेस भी सेम है, सेम पावर का ये रिलेशनशिप है एंड लॉस भी सेम है। ध्यान से देखिएगा, 10 मिनट, यहाँ लॉस कितना होगा, एक कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर ये है, तो यहाँ पे जो लॉस होगा ID² 2 × R, कल वाला जो पढ़ा है आपने, और कोई कंफ्यूजन हो तुरंत बता दिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 IP² × R। किसी कंफ्यूजन है? किसी को भी नहीं? तो देखो यहाँ से व्हाट इज द रिलेशनशिप, IP ये कट गया, कंडक्टर सेम है सब। ठीक है, IP इज गिवन बाय द, ध्यान से देखते रहिएगा, IP इज गिवन बाय द √2/3 ID। जो AC का करंट है दिस वन इज गिवन √2/3 ID। अब देखो क्योंकि यहाँ वोल्टेज का टर्म चाहिए तो वोल्टेज का यहाँ से निकल के आएगा। देखो यहाँ वोल्टेज का टर्म है 2 VDID इज इक्वल टू 3 VPIP। ठीक है, IP का मान रख दे रहे हैं तो हो जाएगा 2 VDIP
ID इज गिवन बाय 3VP और ये IP बराबर हो जाएगा √2/3 ID। कहीं कंफ्यूजन हो तुरंत पूछिएगा, ठीक है ना। नाउ ID कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा VD/VP इज गिवन बाय द 3/2 मल्टीप्लाइड बाय द √2/3, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से अगर लिखें तो हो जाएगा √3/2, ठीक है। तो देखो अपने आप आ गया, वैल्यू देखो कितनी अच्छी आ रही है, √3/2। दैट्स मीन इसका मान तो याद है यार सबको, VD इज गिवन बाय द 0.866 VP। आंसर आ गया कि जो AC का इंसुलेशन है उसके सापेक्ष DC का जो इंसुलेशन होगा वो केवल 86.6% होगा। दैट्स मीन अगर बाईपोलर आप ये ले जा रहे हो और ये 3 फेज 3 वायर ले जा रहे हो तो यहाँ अगर 100 डिस्क लगे हैं, सपोज करो यहाँ पे 100 डिस्क लगे हैं AC में 100 डिस्क लगे हैं तो यहाँ पे केवल 86.6 लगेगा। देखो क्या गजब का आंसर आ रहा है, ये सब आपने कभी सोचा नहीं होगा। इसका मतलब अगर HVAC में 3 डिस्क लगे हैं तो सेम इंसुलेशन लेवल का यहाँ जो डिस्क लगेगा वो 30 ना लग के 30 गुणे 0.866 ये कितना आएगा, 10 मिनट 30 मल्टीप्लाई 0.866 10 मिनट केवल 26 डिस्क लगेंगे। तो देखो आपका दाम बचना शुरू हो गया। अभी केवल मैं कंसीडर एक ही इकोनॉमी कंसीडर कर रहा हूँ, सब जगह दिखा रहा हूँ। मोनोपोलर का सिंगल फेज से कंपेयर किया 1.5 गुना पावर बढ़ गया था, 1.5 गुना पावर ना बढ़ा के सेम पावर का अगर आप करोगे तो आपका दाम कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाया पावर अगर इसका उसका था, बाईपोलर था, ये था तो सेम पावर डिलीवर्ड हो रहा था, खर्चे सेम आ रहे थे, लेकिन वहाँ टर्मिनल कास्ट का दाम ज़्यादा आ रहा था HVDC में जो आप यूज़ करोगे, कन्वर्टर फिल्टर ये सब, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा कि चलो इंसुलेशन देख लेते हैं डिस्क कितना लगेगा। तो आपके सामने प्रूव किया हूं कि जो DC का होगा और इसका होगा तो उसमें क्या डिफरेंसेस आ रहा आपके सामने वो लिख गया, ठीक है। इसका वैल्यू अभी नहीं कुछ वैल्यू कम लिख दिया क्या मैंने, 1/1.5 अच्छा कुछ गलत लिख दिया, फिर से इसको थोड़ा सा करेक्ट करिए, 1.224 आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे DC इंसुलेशन यहाँ पे फिर से रखिए, हो जाएगा DC इंसुलेशन अपॉन AC इंसुलेशन, फाइनली सही था, ये हो जाएगा VDC अपॉन VP हो जाएगा 1.224 अपॉन √2, ठीक है। तो वही आएगा इक्वल टू डिवाइड बाई 1.414 वही आएगा इज इक्वल टू द 0.866, सही है, वही आएगा। ओके, कोई कन्फ्यूज़न है? हाँ PH और SC कम उसको फिर से कर दिया मैंने, अब सेक या तो सही कर दिया, लेकिन यहाँ आओ ना, रखो इसको ऊपर रखना है ना, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ रखना ना इंसुलेशन। आपका इंसुलेशन लेवल ये हो गया, इंसुलेशन जो होता है मैक्स वैल्यू का होता है, मैक्स वैल्यू का जो है यहाँ पे ये DC का DC होगा, लेकिन जो AC का होगा उसका मैक्स वैल्यू यहाँ पे VP आपने माना, जबकि यहाँ पे इंसुलेशन तो मैक्स का ही देना होगा, ये वाला रेशियो, ये रेशियो आपका यही आएगा 0.866, सही है ना। ओके, तो देखो यहाँ पे देखो ये भी प्रूव हो गया, ये सोचा नहीं होगा आपने। HVDC में देखिएगा, HVDC का देखिएगा कि 400 kV का HVAC और 500 का HVDC, 400 का HVAC और 500 का HVDC दोनों में लगभग डिस्क का वैल्यू सेम होगा। ओके, कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। हाँ आपसे क्या दो सही, हाँ गुड। प्रिया चौरसी आपका भी कंफ्यूजन दूर हो गया, किसी और का कंफ्यूजन हो तो जल्दी से बताए, वो हम उसका भी कंफ्यूजन दूर कर देंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है?
चले नाउ एक और कंपेरिजन करते हैं, एक कंपेयर और हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक कंपैरिजन और हम करना चाह रहे हैं कि अगर आपका बाइपोलर सिस्टम है एंड आपका 3 फेज 3 वायर सिस्टम है, ठीक है ना, ये आपका लोड है, ये भी लोड है, ठीक, सेम पावर ट्रांसमिट करना है और सेम पावर लॉस नहीं है। अब पावर लॉस सेम नहीं है लेकिन आपने सेम इंसुलेशन लेवल दे दिया, ठीक है, फॉर सेम पावर ट्रांसमिटेड एंड फॉर सेम इंसुलेशन लेवल, इंसुलेशन लेवल सेम है। तो हमें निकालना है, कंपैरिजन करना है कि लॉसेस का कंपेयर करना है कि यहां पे कितना लॉस होगा और वहां पे कितना लॉस होगा। ओके, लॉसेस का कंपैरिजन करना है बट पावर ट्रांसमिटेड सेम है और इंसुलेशन लेवल भी सेम है। किसी को कंफ्यूजन हो तो बताएगा। डियर अंसारी 1.22 आया तो फिर √2 से डिवाइड कैसे? ऊपर देखो ना जाके, ऊपर ये फॉर्मूला था ना, ये तो केवल VDC और VP का हम रिलेशनशिप निकाल रहे थे, बट आप ऊपर वाला फॉर्मूला इंसुलेशन लेवल ऊपर लिखा हुआ था, तो उसका अगर आप देखोगे तो आपको वहां पे दिखाई देगा। ओके, ठीक। नाउ अब देखो, सेम पावर ट्रांसमिट करना है, सेम इंसुलेशन लेवल है, लॉसेस का कंपैरिजन करना है कि इसमें लॉस ज्यादा होगा कि उसमें लॉस ज्यादा होगा, ठीक है। कहीं कंफ्यूजन किसी को तुरंत पूछ लेगा। आइए इधर देखिए, इधर ये ट्रांसमिशन लाइन आपकी एक है, ठीक है, इधर ट्रांसमिशन लाइन सेम है, पावर सेम ट्रांसमिट करना है, ठीक है, और सेम इंसुलेशन लेवल है, बट लॉसेस का कंपैरिजन करना है। ध्यान से देखना, सेम पावर यहां पे कितना था, पावर देखो 2VDC के नाम ले रहे हैं, ID ये पावर यहां से जाएगा और वहां से कितना पावर जाएगा, 3VPIP cos phi। ओके, कोई दिक्कत है? और हमने कर दिया कि अब से क्या था, VDC, हाँ सही है, सही है। और यहां पे ये यूनिटी ले लिया हमने, ठीक है, यहां पे यूनिटी ले लिया। तो देखो चलते हैं आगे, सेम पावर डिलीवर करना है, लॉसेस का देखना है कि कितना, कहां पे लॉस ज्यादा होगा। ध्यान से देखना, लॉसेस देख रहा हूं, DC या बाइपोलर लॉसेस अपान AC लॉसेस, और DC का जो लॉस होगा, ध्यान से देखिएगा, DC लॉसेस होगा, एक यहां लॉस होगा, दूसरा यहां लॉस होगा, 2ID²R, और यहां पे जो लॉस होगा 3IP² कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत बताइएगा, कि कोई डाउट हो तो, कंफ्यूजन हो तो तुरंत आप बताइए। किसी को कंफ्यूजन है? ओके, नाउ ध्यान से देखिएगा, यहां पे ये DC है, ये DC है, जबकि यहां पे AC होगा, तो VAC वाला पर फेज इज गिवन बाय द VDC/√2 होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे 2 मिनट का चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो ध्यान से देखना, V फेज यहां पे जो होगा वो कितना होगा, VM/√2 एंड VM इज द DC वोल्टेज, ठीक है, यही आपका DC है, यही आपका DC है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो यहां से पहला, क्योंकि हमें ID और IP का रिलेशनशिप चाहिए, R कैंसिल हो गया, 2ID²/3IP², तो ID एंड IP का रिलेशनशिप चाहिए, और ID एंड IP का जैसे रिलेशनशिप मिलेगा तो तुरंत हमारे पास आ जाएगा व्हाट इज द DC लॉसेस एंड द AC लॉसेस। दैट्स मीन DC में कितना लॉस होगा एंड AC में कितना लॉस होगा जब सेम पावर ट्रांसमिट करना हो और सेम इंसुलेशन लेवल हो।
ठीक है, तो देखिए इधर से देखिएगा 2VD इंटू ID इज गिवन बाय द 3, और यहां पे VP की जगह हम लिख देंगे VD अपॉन अंडर रूट 2 एंड दिस वन इज IP। तो देखो अब ध्यान से इधर VD कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ID अपॉन IP इज गिवन बाय द ID अपॉन IP इज गिवन बाय द 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो ID अपॉन ID अपॉन IP का मान आ गया, देखो ये स्क्वायर में है, तो इसका स्क्वायर अगर हम कर दें, ठीक है, ID अपॉन IP का स्क्वायर कर दूं मैं, तो हो जाएगा 9 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2 दैट्स मीन इज 8। ओके, तो 9 यहां से आ जाइए। अब देखो यहां पे वैल्यू हम पुट कर सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर में आ चुका है, तो DC लॉसेस, DC में जो लॉस होगा अपॉन AC में जो लॉस होगा, दिस वन इज गिवन बाय द 2 अपॉन 3 एंड ID अपॉन IP का स्क्वायर दैट्स मीन इज 9 अपॉन 8। तो देखो 3 हो गया, ये हो गया, यहाँ 4 हो गया, दैट्स मीन 3 अपॉन 4, दैट्स मीन DC लॉसेस ऊपर लिख दे रहा हूँ। देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास कंपेरिजन आया कि DC लॉसेस इज इक्वल टू द 3 अपॉन 4, दैट्स मीन इज लगभग अराउंड कितना होगा 3 divided by 4th, that's mean 0.75 of the AC losses। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आया कि जो बाईपोलर में जो लॉसेस होगा, दिस वन इज द ओनली इज द 70% ऑफ द AC ट्रांसन लाइन का लॉसेस होगा। तो देखो यहां भी इकोनॉमी मिलेगा क्योंकि अगर लॉसेस कम हो गए तो रेवेन्यू अच्छा मिलेगा, दैट्स मीन दिस वन इज अ इकोनॉमी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैंने इंसुलेशन लेवल का फॉर्मूला बता दिया, पावर का रिलेशनशिप बता दिया, उसके साथ साथ हमने लॉस का भी रिलेशनशिप बता दिया। कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत पूछिए, उसके बाद हम चार्ट आपके सामने लाते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तुरंत बताइएगा। अब देखो इसमें मैंने केवल ट्रांसल लाइन का ले लिया है सब, केवल देखो उसका कोई नहीं ले सकता है कि कितना कन्वर्टर का दाम आएगा। ठीक है, कन्वर्टर पता नहीं कितना दाम आएगा, फिल्टर कितने, आप MVA का वहाँ पे कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर यूज़ करो, उस पर डिपेंडेंट होगा कितना मेगावाट पावर डिलीवर करना, उस पर डिपेंडेंट होगा कितना वोल्टेज रेटिंग, उस पर डिपेंडेंट होगा फिल्टर सर्किट, स्मूथिंग सर्किट, इन सब का दाम अभी आप बता नहीं सकते हो। ठीक है, ओके, तो एनी कन्फ्यूजन बताइएगा तुरंत के तुरंत, कोई कन्फ्यूजन हो। किसी कोई कंफ्यूजन हो तुरंत बताइएगा। दो मिनट बंद कर दें क्या हम? 2 मिनट बंद करके आते हैं थोड़ा सा मोबाइल बंद।
कुशाग्र वर्मा, आपने पूछा है सर इसमें सारे लॉसेस इंक्लूड है या सिर्फ आई स्क्वायर लॉस ही है? भैया ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉसेस होते हैं वो कॉपर लॉस ही माना जाता है, ठीक है ना, वो रजिस्टिव कॉपर लॉसेस ही माने जाते हैं, ठीक है। भले उसमें कोरोना इंक्लूड हो, कुछ भी इंक्लूड हो, लेकिन उसको सबके सब बोला जाता है आई स्क्वायर लॉस ही, ओके। ये आपका 70 से 80% वही रहेगा, आई स्क्वायर आर ही रहेगा। कोई कन्फ्यूज़न है किसी को? कोई दिक्कत हो तुरंत बताओ। किसी को कन्फ्यूज़न है? किसी को कन्फ्यूज़न हो तुरंत बताइए। हाँ ओके सर। सर हमारे यहाँ भी एक ट्रांसमिशन लाइन है, एक फेस के लिए 4 कंडक्टर यूज़ किया गया है। हाँ यूबीसीएल का है कि ग्रिड का? यार अब कैसे बता दें, 4 कंडक्टर या 6 कंडक्टर यूज़ किया होगा। 400 का है, ठीक है, 765 का है। जब तक आप उसको देखोगे नहीं, डिस्क कितने हैं उसमें, एक बार डिस्क काउंट करना कि जो स्ट्रिंग ऑफ डिस्क है, एक डिस्क में 25 इंसुलेटर लगे हैं कि 32 लगे हैं। अगर 24-25 लगे हैं समझ जाना 400 का है, ठीक है। अगर 30-32 लगे हैं तो समझ जाना वो 765 का है, ठीक है। साधना यादव, हाँ इंसुलेशन लेवल जो डीसी का है उससे ज़्यादा एसी का होता है। ये आपके सामने प्रूव हो रहा है, आपके सामने प्रूव हो रहा है, ठीक है, कि जो डीसी इंसुलेशन होता है वो एसी के सापेक्ष कम होता है। शेयर करना उसके आगे वाला, अच्छा फिर वहाँ पे जाना होगा, ठीक। तो आगे बढ़ूँ मैं। मनीष तिवारी, कोरोना जो होगा ना नॉन साइनोसाइडल करंट का है, पता नहीं वो उसमें कितना लॉस है, वो जब तक आप वोल्टेज की वैल्यू नहीं बताओगे ना, और हर एक सीज़न में अलग अलग होता है, लेकिन रेजिस्टेंस लॉस जो होता है लोड पे ही डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और कोरोना तो डिपेंड होता है इन्वायरमेंट कंडीशंस कितना है, कितने का वोल्टेज है, ठीक है, और कंडक्टर का लाइफ कितना है उसके अकॉर्डिंग वो सब चेंज होता रहता है। कुशाग्र वर्मा, सर इनसफिशिएंट रिएक्टिव कंपनसेशन। इनसफिशिएंट मतलब हमेशा देखो लाइफ वही अच्छी होती है जिसके लाइफ में जितना दुख आए उतना सुख आ जाए, वो मोर स्टेबल होता है। दैट्स मीन 2 टाइप के रिएक्टिव पावर हैं, एक आपके पास है लीडिंग का, दूसरा है आपके पास लैगिंग का, ठीक है। तो अगर लीडिंग वाले को बोला जाता है सोर्स ऑफ रिएक्टिव पावर और लैगिंग वाले को बोला जाता है कि सिंक ऑफ रिएक्टिव पावर। अगर किसी ट्रांसमिशन लाइन में सोर्स ऑफ रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू द सिंक ऑफ रिएक्टिव पावर, तो जो वोल्टेज सेंडिंग होता है वही रिसीविंग हो जाता है। लेकिन अगर इन दोनों में मिसमैच है, इनसफिशिएंट है, तो आपका सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड वोल्टेज कभी भी सेम नहीं हो सकता, ठीक है। साधना यादव, इनका कहना है कि थ्योरेटिकल, यहाँ पर प्रैक्टिकल सॉल्व करके बताया जा रहा। भाई यहाँ पे जो इंसुलेशन दिया जाता है, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैक्स का दिया जाएगा, लेकिन आप यूटिलाइज किसका करते हो, आरएमएस का, साधना। जबकि यहाँ पे मैक्स का दिया जा रहा हो, मैक्स का यूटिलाइज किया जा रहा, तो समझ में आ गया होगा। इसका मतलब अगर उस मैक्स को यहाँ पे यूज करना होता, ठीक है, उस मैक्स को यहाँ पे यूज करना होता तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ज़्यादा इंसुलेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, बस यही है। दिनेश उपाध्याय, सर एचवीडीसी में 500 और 800 केवी का कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? वही नंबर ऑफ डिस्क है, एचवीडीसी में 500 है कि 800 केवी का है,
और नंबर ऑफ डिस्क ही देखना पड़ता है कि कितने डिस्क लगे हुए हैं, आगे आ रहा डिस्क आप काउंट कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा 400 का है कि 800 का है, 765 AC का है, और अगर 500 kV HVDC है, 800 kV HVDC है, ये भी आपको वही देखना होगा कि नंबर ऑफ डिस्क कितने हैं, ठीक है। या उसके नेम प्लेट, उस टावर के ऊपर एक नेम प्लेट लिखा रहता है कि +-800 kV, +-500 kV, ठीक है, तो वो सब लिखा हुआ मिलेगा, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब HVDC पे हम आ सकते हैं। लेकिन HVDC माने अभी आपको ये हमने जो दिखाया था, कंपैरिजन किया था, ये कंपैरिजन एक्चुअल में किया था ड्यू टू द इकोनॉमिक कंसिडरेशन के लिए कि कंडक्टर में भी हमारा बचत होगा सेम पावर डिलीवर्ड करने के लिए, उसके साथ साथ हमारा बचत होगा इंसुलेशन पे भी ना। अब नेक्स्ट आपका टेक्निकल कंसिडरेशन देखो, टेक्निकल क्या देखा जाना, टेक्निकल परफॉर्मेंस, ध्यान समझिएगा। जो आपका देखो टेक्निकल देखिएगा, जो ट्रांसमिशन लाइन, केवल ट्रांसमिशन लाइन की बात हो रही, HVDC है, ध्यान सुनिएगा। HVDC में पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी जो आपकी है कि पावर कितना ट्रांसफर किया जाएगा, ये डज नॉट डिपेंडेंस ऑन द कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द लाइन ना। जबकि ध्यान सुनिएगा, HVAC होता, ये HVAC होता तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इज गिवन बाय द EV/X साइन लैम्डा, दैट्स मीन X का मान डिपेंड, अगर X दिस वन इज ओमेगा L, दैट्स मीन L जितना ज्यादा होगा पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी घट जाएगी। और इसको सीरीज कंपेंसेशन कैपेसिटर से कर दो, देखो XC ये दोनों घट गए और ये घट गया तो पावर बढ़ गया, सीरीज कंपेंसेशन करके पावर बढ़ाया जाता है। तो AC में L और C का इन्फ्लुएंस होता है पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी में, बट HVDC में देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑफ द L and C फॉर द पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी के लिए ना। नेक्स्ट HVDC है तो देयर इज नो चार्जिंग करंट, अगर केबल से आप भेज रहे हो नो चार्जिंग करंट ना। और यहां भी HVDC अगर ओवरहेड है तो ओवरहेड है तो स्टडी स्टेट में नो चार्जिंग करंट, इसका मतलब देखो लॉस भी नहीं हो रहा, चार्जिंग करंट कैपेसिटर का जो बन रहा है और आयंस को तोड़ने के लिए जो करंट वोल्टेज की जरूरत पड़ रही है, जो लॉस हो रहा है वो भी जरूरत नहीं है। जबकि HVAC में चार्जिंग करंट होता है, आप जानते हो आवाज आती रहती है, ठीक है, तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। HVDC में केवल पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन द व्हाट इज द सेंडिंग इन वोल्टेज एंड व्हाट इज द रिसीविंग इन वोल्टेज, इन दोनों के डिफरेंस पे, ठीक है, इनका डिफरेंस बताता है व्हाट इज द पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ना। जबकि यहाँ पे AC में अभी आपको बताया कि यहाँ पे L और C का मान बताता है कि कितना पावर ट्रांसफर होगा। ओके, कोई कंफ्यूजन हो तुरंत पूछिएगा। अब से एक ठीक है, तो देखो आपको मैं डिफरेंट वोल्टेज का भी दिखा रहा हूं, दिखाता हूं मैं आपको। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, सबको दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा। तो सबसे पहला क्या क्या एडवांटेज और हो रहे हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। नेक्स्ट एडवांटेज है ओवर वोल्टेज का। आपने कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं धीरे धीरे सब बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। कि जिस समय हम, जैसे ये लाइन है तो आपको पता है यहाँ पे स्विचिंग डिवाइसेस लगी रहती है, यहाँ भी स्विचिंग डिवाइसेस लगी रहती हैं, जिसको आप लोग C भी बोलते हो। ये ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, ये सेंडिंग एंड है और ये आपका रिसीविंग एंड है। तो जैसे आप ब्रेकर को इसको आप स्विच ऑन करते हो तो यहाँ पे स्विचिंग ओवर वोल्टेज होता है, ठीक है, स्विचिंग ओवर वोल्टेज होता है। तो HVDC में स्विचिंग ओवर वोल्टेज के जो वैल्यू होते हैं वो AC के सापेक्ष कम होते हैं। सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो देखिए ओवर वोल्टेज स्विचिंग सर्जेस लेवल इन EHVAC सिस्टम में अबाउट 2.5 होता है,
जबकि डीसी में लगभग 1.7 होता है। तो यहाँ पे EHV-AC में 2.5 PU, जबकि या HVDC में ये अबाउट 1.7 PU होता है। दैट्स मीन जितना रेटिंग है, जैसे 400 kV का है तो यहाँ हो सकता है जिसमें आप स्विचिंग करो 400 kV की बजाय 4 दूनी 8 और 0.5, दैट्स मीन 1000 kV लग जाए यहाँ पे। तो ब्रेकर अगर 1000 kV का डिजाइन नहीं होगा तो ब्लास्ट कर जाएगा, इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा। जबकि HVDC में आपका अगर 5 का है तो 5 का है, या 4 का है तो 4 का है तो 1.7 गुना ही उसका केवल स्विचिंग ओवर वोल्टेज डेवलप होगा। ओके, अंसारी सर पेज सीधा क्यों नहीं हो रहा? ब्लू भी है और दिख भी नहीं रहा। रुको ट्राई करता हूं मैं। ट्राई करता हूं। अब देखिए दिखाई दे रहा सबको दिखाई दे रहा। सबको दिखा। अभी पेज को देखिए, अभी यहां पे मत देखिएगा, ठीक है। तो देखो सब नेक्स्ट एडवांटेज था ओवर वोल्टेज का, देन है रिलायबिलिटी का। देखो रिलायबिलिटी क्या लिखा है, द रिलायबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम इज मोर इन डीसी लाइन कंपेयर टू एसी। ए सिंगल कंडक्टर इज टू ग्राउंड फॉल्ट ऑन बाइपोलर डीसी लाइन इनेबल इट। देखो अब देखो फिर से बता रहा हूं, ये सबको इधर आपको दिखाई देगा, शायद मैं इधर लिखता हूं। सबको दिखाई दे रहा होगा। देखो अगर आपका ये बाइपोलर सिस्टम है, ध्यान से देखिएगा, ये बाइपोलर सिस्टम है और यहां पे आपका लोड था। लोड नहीं होता आपको पता है, बस बार होगा, ट्रांसमिशन लाइन होंगे, लेकिन होना वही है। यहाँ VM है इसके इसके बीच का, और यहाँ भी VM है इसके इसके बीच का। सबको दिखाई दे रहा है, ठीक। तो देखो यहाँ पे अगर इस लाइन पे कोई फॉल्ट आ गया, तार टूट के गिर गया, तब भी ये यहां से काम करेगा। दैट्स मीन VDID पावर डिलीवर्ड करेगा। दैट्स मीन अपनी औकात, अपनी रेटिंग आधा कर लेगा, लेकिन यहाँ पे रिलायबिलिटी अभी है। जबकि आपका अगर 3 फेस 3 वायर सिस्टम होता है, 3 फेस 3 वायर सिस्टम है, और ये लाइन जा रही थी और इसका कोई भी कंडक्टर अगर टूट गया होता तो यहाँ से पावर का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। तो ये भी देखा है कि अगर ये तार टूट के गिर गया तो यहाँ से पावर नहीं डिलीवर होगा, लेकिन यहाँ से डिलीवर होगा, और कितना डिलीवर हो जाएगा, 50%। देयरफॉर इसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। ओके, स्टेबिलिटी लिमिट दैट्स मीन इज़ होता है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर आप डिलीवर कर सकते हो। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर आपने अभी प्रूव किया है कि HVDC में ज़्यादा डिलीवर किया जाता है दैन द HVAC के, ठीक है। नेक्स्ट कोरोना एंड रेडियो इंटरफेरेंस। तो कोरोना लॉस एंड रेडियो इंटरफेरेंस ये आपका HVDC में कम होता है, जबकि HVAC में ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि इंसुलेशन वोल्टेज अगर ज़्यादा है आपका HVAC में 100% है, वहाँ पे कोरोना ज़्यादा होगा, रेडियो इंटरफेरेंस भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कोरोना हो रहा है, दैट्स मीन उसके कंडक्टर के अराउंड जो भी आयनाइज पार्टिकल हैं वो रेडियो इंटरफेरेंस करेंगे, लेकिन अगर कोरोना कम हो रहा है तो इंटरफेरेंस अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। शिव कुमार वर्मा, लैम्डा का टर्म्स एक्सप्लेन करना है इनको। लैम्डा बोला तो था यार,
देखो जल्दी जल्दी इसको आपको पढ़ना भी है, ख़त्म भी करना है। ये लैम्डा दैट्स मीन इज जैसे ये अल्टरनेटर है ना, ये ट्रांसमिशन लाइन में भी अभी बता दे रहा है। ये आपने 3 फेज का सप्लाई दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पता है सिंक्रोनस NS स्पीड से यहाँ N बनेगा, यहाँ S बनेगा, फिर यहाँ N बनेगा, फिर यहाँ ऐसे रोटेट होगा। और ये सपोज करो रोटर है, और रोटर पे आपने DC एक्साइटेशन दिया है, ठीक, और यहाँ N बन रहा है यहाँ, तो इसके MMF का जो MNA है और इसका जो इनके बीच का जो एंगल है दिस वन इज लैम्डा है, ठीक है, यही लैम्डा है जनरेशन एंड पे अगर बोला जाए, ये जनरेशन है। और ट्रांसमिशन लाइन में आपको कल ही प्रूव किया था कि ये V है और ये सेंडिंग रिसीविंग एंड का वोल्टेज है और ये सेंडिंग एंड का वोल्टेज है, इनके बीच का जो एंगल होता है जिसमें लैम्डा होता है पावर एंगल, ठीक है, याद रखे रहिए हमेशा। जनरेशन में यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ होगा और फिर ये जाएगा बस बार से जुड़ेगा, तो यहाँ V होगा, तो बोला जाएगा ये V हो गया और ये E हो गया, इनके बीच का जो एंगल होगा पावर एंगल होगा, ठीक। ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग और रिसीविंग के बीच का जो होगा, और ऐसे ही ट्रांसफार्मर में जो आपका इंड्यूस ईएमएफ है बाइंडिंग में, और जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया है बाइंडिंग पे, उनके बीच का जो एंगल होगा पावर एंगल होगा, यही सब है। दो ये जनरेट करेगा, ये लैम्डा जितना बढ़ेगा पावर इधर बढ़ेगा, वैसे ट्रांसमिशन लाइन में लैम्डा बढ़ता है पावर बढ़ता है, वैसे आपका ट्रांसफार्मर में भी लैम्डा बढ़ता है। ये सब दिखेगा जब आप फेजर डायग्राम बना, इसका लैम्डा बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगा, ठीक। शिव कुमार वर्मा हो गया। नहीं अभिषेक यादव केवल फ्रीक्वेंसी से कोरोना लॉस कम ना बोलिए, क्योंकि कोरोना पावर लॉस इज गिवन बाय द F+25, ठीक है। तो DC में फ्रीक्वेंसी 0 है, तो उसके बेस पे आप करो कि DC में जो फ्रीक्वेंसी टर्म है 25 हो जाएगा, जबकि AC में 75 हो जाएगा। उसके साथ साथ वोल्टेज भी है, कि वहाँ पे मैक्स है और वहाँ पे उसका, ठीक। नेक्स्ट देख लीजिए, आपको दिखाई देगा, ये लिखा दिख गया सबको। नेक्स्ट देखिए टावर्स एंड टावर साइजेस। देखो DC इंसुलेशन लेवल कम हुआ था, अभी आपको दिखाया था 86.6% हुआ था। देन द AC, इसलिए टावर का उसका राइट ऑफ वे भी कम हो जाएगा। राइट ऑफ वे दैट्स मीन कितना एरिया, सब एक एक चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा, जबकि ये किताबों में आपको नहीं मिल पाएगा, स्टैंडर्ड किताबों से लाना पड़ेगा। राइट ऑफ वे मैंने बताया था, दैट्स मीन ये टावर खड़ा हो रहा, तो इसके मिड कंडक्टर से इतना दूरी जो आप अडॉप्ट करते हो उसको ROW बोलते हो। अगर 400 kV की लाइन है तो 26 मीटर इधर 26 मीटर इधर कहा जाता है, कुछ ना करिए ना, 52 मीटर का कॉरिडोर होता है ना। लेकिन अगर यही 500 kV का 500 kV, देखो 400 AC है, ये 400 kV का AC है, लेकिन 500 kV का ये DC होता, तो ये कहा जाता केवल और केवल 500 kV का DC है, कहता है ये 46 मीटर का कॉरिडोर है। दैट्स मीन आपको अब बढ़ाने, जबकि 500 kV था, 46 का ये कम हो गया। ROW क्यों कम हो गया? क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इंसुलेशन लेवल कम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज दिखा रहा हूं आपको, फिर से देखिएगा। ये आपको दिखा चुका हूं कि देखो वोल्टेज प्रोफाइल, HVDC का वोल्टेज प्रोफाइल बहुत अच्छा मिलेगा, जबकि HVAC में आपको कंपनसेशन करना पड़ेगा। जितना सोर्स ऑफ रिएक्टिव पावर है उतना आपको सिंक ऑफ रिएक्टिव पावर करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब ड्रॉबैक है। दैट्स मीन I²XL मस्ट बी मैच विथ V²/XC, ये आपको AC में यूज़ करना पड़ेगा, जबकि HVDC में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वोल्टेज प्रोफाइल बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट देखो, आपको दिखाई देगा कि
रिएक्टिव पावर कंपनसेशन, लाइन कंपनसेशन की ज़रूरत नहीं है, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। बट अब देखो थोड़ा सा हम डिसएडवांटेज भी देख लेना चाह रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ द एचवीडीसी, जिसको बोला जाता है लिमिटेशंस ऑफ द एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइंस। तो लिमिटेशंस देखिए, सबसे पहला है कि जहाँ पे आप कन्वर्टर यूज़ करोगे वहाँ पे हार्मोनिक्स का जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे हार्मोनिक्स बहुत ज़्यादा होता है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी, टेलीफोन इंटरफेरेंस, ये सब ज़्यादा होता है, फिल्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, स्टैटिक वीआर कंपेंसेशन बहुत ज़रूरत पड़ती है डीसी में, उसके साथ साथ आपका कंट्रोल बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, कन्वर्जन इक्विपमेंट्स बहुत कॉस्टली होते हैं, ट्रांसफार्मर यहाँ यूज़ नहीं किया सकता है जिससे कि हम वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर लें। तो ये था लिमिटेशंस ऑफ द एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइंस, ओके। कोई कंफ्यूजन है किसी को? किसी को दिक्कत हो तुरंत बताओ। किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तुरंत बताइए, पूछिएगा, हम उसको फिर से डिफाइन करते हैं। अभिषेक यादव, ये अभी रिलायबिलिटी मिल जाएगा, वो इंटरकनेक्टेड होने पर फॉल्ट फ्रीक्वेंसी किस में ज़्यादा होगा? देखो वहाँ 3 कंडक्टर हैं तो वहाँ पे फॉल्ट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है, और ROW भी ज़्यादा है तो फॉल्ट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जबकि HVDC में आपकी केवल 2 ही कंडक्टर हैं तो यहाँ फॉल्ट की फ्रीक्वेंसी कम से कम होगा, ठीक है, रिलायबिलिटी ज़्यादा मिलेगा। ओके, एक सेकंड वेट करिए, मैं 1-2 और फाइल आपको दिखाना था, उसी को मुझे ऐड करना है।
ओके, आज का क्लास में यहीं पे थोड़ा सा बंद कर रहा हूँ। अभी मुझे पीडीएफ ऐड करने नहीं आ पा रहा, ठीक है, और ट्राई करता हूँ। तो आज की बस इतना ही है। बने रहिए, एनर्जी लेवल मेंटेन करिए, पढ़िए खूब अच्छे से पढ़िए, नॉलेज रहेगा, आगे बढ़ोगे आप, ठीक है। थैंक यू।